आप लोग सुन लो कि रामगुप्त सत्ता में आता है और रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त। दोनों भाइयों के अंदर रात दिन का फर्क था। ये बहुत ही निकम्मा, आवारा, नाजुगा, आपके पास जितने बुरे शब्द है उस टाइप का सा व्यक्ति रहा रहा होगा। ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा समझदार, और इसमें एक योग्य शासक बनने के गुण थे। पर ये एक्चुअली छोटा भाई था, इसलिए साइड में ही रहता था। और रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, जो ध्रुव स्वामिनी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, एक कुछ शक शासक है जिसका नाम है रुद्र सिंह थड़। इस रुद्र सिंह थड़ ने जो है वो इनके चारों तरफ घेराबंदी कर दी। हो सकता है उस समय इनकी सेना जो है, रामगुप्त की सेना कहीं साउथ में या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कहीं कहीं पर गई हुई होगी, पर हालात एकदम से ऐसे हो गए कि इसका शक शासक रुद्र सिंह थर्ड का पलड़ा है जो एकदम से भारी हो गया और रामगुप्त का पलड़ा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। इसके बीच में हालांकि छोटी मोटी लव स्टोरी भी चलती रहती है। इसके ध्रुव ध्रुव देवी जो है रामगुप्त को बिल्कुल भी पसंद करती नहीं थी। रामगुप्त जो है वो ध्रुव देवी को हमेशा इंप्रेस करने का प्रयास करता था, लेकिन रामगुप्त वापस कुछ न कुछ ऐसी हरकत करती कि ये ध्रुव देवी कहती तू चला जाए यहाँ से यार, तू मतलब किसी काम का व्यक्ति नहीं है, निकम्मा है। इसी दौरान ध्रुव देवी जो है एक दो बार चंद्रगुप्त सेकंड से भी कहती है कि मुझे इस नरक से मुक्त कराओ यार। तो ऐसे करके एक और जो किस्सा साइड में चल रहा था और उसके पैरेलल एक और घटना चल रही थी कि शक शासक रुद्र सिंह थर्ड ने इनके चारों तरफ घेरा डाल दिया और इनका पलड़ा अत्यंत कमजोर था। तो ऐसे में एक दिन जो रामगुप्त कहता है कि एक बार उससे मिलते हैं शकों से, शकों की डिमांड क्या है, तो वो शकों से शकों की डिमांड लेना कहता है कि तुम्हारी डिमांड क्या है। तब ये रुद्र सिंह थर्ड, ये भी कोई निकम्मा ही व्यक्ति था, तो इसकी भी डिमांड, इसने एक दिन से रामगुप्त से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी का नाम ध्रुव देवी है और बहुत ज्यादा सुंदर है। कहते हैं कि मतलब उसको देखो तो उसकी सुंदरता के बारे में आदमी की आंखें खुली खुली रहती है। तब रामगुप्त थोड़ी देर तो यूं देखता है और कहता हाँ है। तो ये शक शासक रुद्र सिंह थर्ड कहता है कि मुझे तेरी पत्नी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और पक्का प्रॉमिस, यदि तू तेरी पत्नी मुझे सौंपेगा तो मैं मतलब केवल तेरी पत्नी को लेके वापस चला जाऊंगा। तो रामगुप्त थोड़ी देर तो हक्का बक्का होकर सोचता है और उसके बाद में रामगुप्त, मैंने आपको कहा ही था निजुगा है ना, जो नाजुगा, निकम्मा, नकारा था ही, तो वो रामगुप्त राजी भी हो गया। राजू राम को तो वो है ना, रामगुप्त कहता है कि हाँ भाई मेरी पत्नी है, बहुत सुंदर है, सब कुछ ही है, पर तू यदि उसको लेके वापस चला जाएगा पक्का, तो ये कहता है पक्का, डन डन। तो उसने कहा चल ठीक है, मैं तुझे उसको सौंप दूंगा। रामगुप्त आता है। रामगुप्त आने के बाद में जितने भी अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, उन सबकी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुलाने के बाद में कहता है, रामगुप्त कहता है तुम्हें पता है कि शक इस समय हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो सारे सारे लोग कहते हैं हाँ साहब, हालात थोड़े से पता नहीं ऐसे हो गए हैं, इसलिए शक हमारे लिए खतरा है, वरना आज से पहले तक तो ये शक जो है वो हमारे सामने झुकते थे। पर खैर साहब, यही मुल्हाना समय है, कभी अप डाउन, कभी डाउन, मुल्हाना कभी अप कभी डाउन चलता रहता है, कुछ नहीं, देखते हैं देखे क्या क्या होता है। तब वो रामगुप्त कहता है कि मैंने एक्चुअली एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तब वो अमात्य कहते हैं अच्छा आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, क्या बताओ सर क्या है, क्या है सॉल्यूशन। कि वो शकों की तरफ से एक डिमांड आई है कि यदि ध्रुव देवी को सौंप दिया जाए तो वो वापस चले जाएंगे। तो सारे अमात्य हक्के बक्के हो गए। देखो उस जमाने के अंदर समाज की मोरल और जो है ना वो जो एथिक्स वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, आज भी है, लेकिन उस जमाने के अंदर बाकी लोगों की तो बहुत ज्यादा थी, पर इसमें निकम्मे में नहीं थी। रामगुप्त ने जैसे ऐसे कहा कि शकों ने ध्रुव देवी को मांगा है और मैं देने के लिए राजी हूं, तो सारे सारे अमात्य खड़े हो गए अपनी अपनी जगह से और कहा साहब आप क्या बात कर रहे हो, मतलब ऐसे कोई बात करता है क्या। तो वो रामगुप्त कहता है इसमें गलत क्या है। अमात्य कहते हैं सबको पता है इसमें गलत क्या है, मतलब है ना सही क्या है, पर कोई कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को कैसे सौंप सकता है किसी को। तभी रामगुप्त कहता है कि यार तुम है ना बहुत ही पुराने टाइप के से आदमी हो, तुम लोग समझते नहीं हो, तुम अभी तक ये वैल्यूज और ये सब लेके घूमते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, सोसाइटी में थोड़ा आगे बढ़ो। तो अमात्य कहते हैं आगे बढ़ो मतलब। रामगुप्त कहता है क्या फर्क पड़ता है, एक जाए दूजी आए। तब वो अमात्य ने कहा नहीं साहब ऐसे नहीं होता है, शादी करके आप लाए हो इसको, अपनी पत्नी को, और उस समय आपने अग्नि को साक्षी रख के कहा था कि जिंदगी भर इसकी रक्षा करूंगा, उसकी रक्षा की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और आज आप एक इस व्यक्ति से डर के कह रहे हो कि माया केवल मारी लुगाई अन्य दे दूं, ये कोई तरीका थोड़ा होता है। तो वो रामगुप्त कहता है कि इसमें क्या हो गया, यदि एक स्त्री से जाने से बाकी वाले सारे लोग सुरक्षित रहे तो मेरे हिसाब से ये सौदा है ना सस्ता नहीं है, अरे सॉरी महंगा नहीं है, सस्ता है बहुत ज्यादा। तो कहते हैं बाकी वाले लोगों को रामगुप्त की बात ही पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा नहीं साहब। तो वो रामगुप्त ने कहा देखो है ना मूर्ख मत बनो, मेरी पत्नी है, मेरा डिसीजन है और सम्राट भी मैं हूं,
तब उसमें से किसी ने कहा एकदम से पीछे से कि साहब जो व्यक्ति खतरा देखकर अपनी पत्नी को ही दुश्मन को सौंप दे, तो वो जो व्यक्ति है वो कल को खतरा देखकर हम लोग कैसे विश्वास करें कि हमारी बेटियों को और पत्नियों को और दुश्मनों को नहीं भी सौंपे। तब रामगुप्त गुस्सा आता है, रामगुप्त पागल हो गया क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने जबान लड़ाने की? चलो मेरा वीटो पावर है और मैंने डिसीजन ले लिया कि उसको सौंपेंगे मतलब सौंपेंगे ही। जब ये बात इसके ध्रुव ध्रुव देवी के पास में जाती है तब ध्रुव देवी ने कहा मुझे इसीलिए ये आदमी कभी जिंदगी में पसंद आया ही नहीं, मुझे पता था कि इसका चरित्र और आचरण कैसा है, भले ही ये मेरा है ना पति है, पर आज इस आदमी ने अपनी औकात दिखा दी, मतलब मरने से पहले इसने ये है ना डिसीजन ले लिया कि सब है ना मुझे इसको सौंपेगा। इसके बाद कई बीच में ड्रामे होते हैं। इधर ये जो व्यक्ति था चंद्रगुप्त सेकंड, जो रामगुप्त का छोटा भाई था, ये कहीं एक वीरान दुनिया में जी रहा था तो इनके साथ में ही, पर ये अलग ही कहीं फार्म हाउस वगैरह मतलब बनाया हुआ था, वहीं पे रहता था। इसको भी यूं अच्छे से खाने पीने के शौक थे, वहीं पे बैठ रहता था। इसको पता था कि अपन छोटे भाई है, अपने पास में कोई ज्यादा पावर है नहीं, और इसे खुद के मतलब कुछ है ना फ्रेंड्स थे। एक दिन कोई भागा भागा व्यक्ति इसके पास में आता है और कहता है साहब क्या हालात चल रहे हैं पता है आपको? तभी चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं हाँ मुझे पता है कि आजकल शकों का खतरा हो रखा है और शक कभी भी अपने ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो जब भी अटैक और हम लोगों की रिक्वायरमेंट हो तो हमें बुलाना, हम लोग बिल्कुल लड़ने के लिए आएंगे। तब वो कहता है नहीं साहब वैसी बात नहीं है अब तो अब तो ये डील हो गई है कि इस आदमी ने इसको मांगा है और आपका भाई देने के लिए तैयार हो गया। तब चंद्रगुप्त सेकंड एकदम से खड़ा होता है, कहता क्या बात कर रहा है? ठीक है मेरा भाई मतलब गिरा हुआ व्यक्ति था, पर इतना भी गिरा हुआ? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड एक्चुअली अपने भाई को जानता था, इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड अपने भाई के पास में जाता ही नहीं है। वो जाता है सीधा कुछ अमात्य और मंत्री वगैरह होते हैं उनसे मिलता है, कहता है क्या हुई बात? तो वो मंत्रियों ने कहा साहब ऐसा ऐसा डिसीजन है। तो फिर ये चंद्रगुप्त सेकंड कहता है तुम लोगों का पक्ष किस तरफ है? तो साहब हम लोगों का पक्ष तो आप बताओ कैसे? तो चंद्रगुप्त सेकंड कहता है मैं तो इसके बिल्कुल ही फेवर में नहीं हूँ, मुझे पता है कि रामगुप्त का एक लॉजिक वो जो कह रहा है सही है, ऐसा होगा कि युद्ध होगा तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ ही नुकसान होगा हमारा, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार से अपने परिवार के किसी महिला को ऐसे दुश्मन को सौंप दे, ये तो नहीं हो सकता। तो वो अमर्त्यन का साहब बिल्कुल यही तो बात हम कह रहे हैं, हम भी रामगुप्त को यही समझाने मतलब साहब समझा रहे हैं कि हम लोग युद्ध में साहब लड़कर मरने के लिए तैयार है, पर ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तब चंद्रगुप्त कहता है तुम लोग जानते नहीं उसको, मेरे भाई को, उसको अब समझाने का कोई मतलब नहीं है, आप तो चिंता छोड़ो, आप तो उसको एक है ना सलाह दो, उसको ऐसा कहो कि इसके पास में एक मैसेज भिजवाए कि ये जो ध्रुव देवी अकेली नहीं आएगी, ध्रुव देवी के नखरे बहुत ज्यादा भारी है, ये आएगी तो इसके साथ में इसकी हजारों सखियां और इसकी सहेलियां और इसकी दासियां आएगी सारी सारी साथ में, और प्लस ठीक है ये मतलब साहब इसको तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा। तो वो जाके साहब इसको कहा सब मंत्रियों ने, और मंत्रियों ने इसके पास मैसेज भिजवाया कि एक्चुअली ध्रुव देवी अकेली नहीं आएगी, प्रॉब्लम है इसके साथ में इसकी और भी बहुत सारी सहेलियां आएगी। तो ये भी कोई निकम्मे में ज्यादा लक्षण थे नहीं, इस बात से राजी हो गया, अच्छा एक के साथ में इतनी सारी। इसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर कुछ टाइम लगेगा तैयार होने में सबको। इसने कहा हाँ कुछ नहीं, आराम से तुम्हारा एक वीक दो वीक महीना कहना कितना भी टाइम लो आराम से, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। इधर इस चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है वो अपने लेवल पर अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और भी इधर उधर से लोगों को बुलाया, ये जहां पर घिरे हुए थे वहां आसपास भी इनके कुछ कॉन्टेक्ट थे, इसने वहां पे भी लोगों को भिजवाया और कैसी ऐसी बात होने वाली है, मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब चंद्रगुप्त सेकंड के दिमाग में एक अलग ही आइडिया चल रहा था, इधर ये बेचारी उदास थी, उसको ऐसा लग रहा देखो किसी भी लड़की को उसकी बिना इच्छा के आप किसी को ऐसे सौंप दो बिल्कुल एक है ना प्राइज के रूप में, तो उसको कितना बुरा लगे। तो ये यहाँ उदास थी, ऐसे में चंद्रगुप्त एक दिन वो है इसके पास में पहुंचता है, कहता है आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है और आपको कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने ध्रुव ध्रुव देवी ने कहा कैसे? इसने कहा मैं बस मैनेज कर लूंगा, आप तो नीचे तय तय खाना है, ठीक है, एक बेसमेंट टाइप से बना हुआ है, जिस दिन यहाँ से निकलने की बात हो आप तो वहां पे जाके छुप जाना, उसके बाद जो भी करेंगे हम ही करेंगे। ध्रुव देवी ने कहा चलो ठीक है। अब ध्रुव देवी अपनी कुछ सहेलियों के साथ जो है वो किसी अंडरग्राउंड जगह पे जाके छिप गई। इधर वो जो फिक्स डे था उस दिन चंद्रगुप्त सेकंड अपने कुछ लड़ाकों के साथ में, सारे सारे वॉरियर थे, तो प्रत्येक वो जो मतलब है ना ऐसा उस जमाने में होता ही था कि पालकी के अंदर एक एक को बिठा दिया और फिर चार चार आठ आठ लोग पालकियां उठाने वाले थे, वो भी सारे सारे सैनिक थे, और कोई खूब सारे लोग जो है वो शासकों की तरफ गए। तो वो मेन पालकी थी उसके अंदर चंद्रगुप्त सेकंड स्वयं जो है वो ओढ़नी वोढ़नी ओढ़ के पूरा आराम से बैठा ही था। इधर जैसी पालकी आके रुकी और ये सब रुद्र सिंह थर्ड ने, ये भी बावड़ा ही था, इसमें अकल थी नहीं, वही भागा भागा आया, इसने कहा अरे यार ध्रुव देवी आ गई, ध्रुव देवी कहाँ है वो? तो किसी ने कहा साहब मेन पाल के वही है। तो ये भी भागा भागा मुझे ध्रुव देवी को देखना है, ध्रुव देवी को देखना है। निकम्मे ने जाके जैसे ही पाल के सामने जाके वो पर्दा हटाया और पर्दा हटा के गर्दन अंदर डाली और कहा ध्रुव देवी, और जैसे ओढ़नी दूर हटाई चंद्रगुप्त सेकंड अंदर पहले से तैयार बैठा था खंजर लेकर, खचाक से रुद्र सिंह की हत्या कर दी। और जैसे रुद्र सिंह की हत्या हुई
एकदम से रुद्र सिंह के सैनिक चिल्लाएगा, अरे साहब इसको है ना रुद्रा को मार दिया। इतने में इसके चंद्रगुप्त सेकंड के जितने भी लोग थे वो पालकियों से निकले, और जो पालकी उठाने वाले थे वो भी सारे सैनिक थे, वो लड़ने वड़ने लग गए। इधर कुछ जो इसके दोस्त थे जो इसकी हेल्प करने के लिए आए थे, वो इधर उधर झाड़ियों में छिपे हुए थे। तो उन लोगों ने भी एकदम से शकों के ऊपर अटैक किया। शक मेंटली फिजिकली किसी भी लेवल से इस प्रकार के आक्रमण के लिए प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, शक एकदम से हड़बड़ा गए और शक वहां से भागे। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है वो शकों का पीछा किया, शकों का पीछा करके उसको समूल नाश कर दिया। तो आप ध्यान रखना, अपन लिखेंगे रुद्रसिंह थर्ड जो अंतिम शक शासक था, और उसकी हत्या कर दी थी इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने। और फिर इसने है ना उपाधि धारण करी थी शकारी की। अपन नहीं कहते फलाहारी मांसाहारी, ये था शाकाहारी। मतलब इसे यहाँ ना शकों को खा गया पूरों को। तो उसके बाद में शक कभी वापस इतिहास में आए भी नहीं। अंतिम शक शासक रुद्रसिंह थर्ड, ये ध्यान रखना। इधर जहां ये जो इसके पूरे अमात्य और विशेषकर महिलाओं के अंदर बहुत ही बुरा मैसेज गया हुआ था, सब लोग कह रहे थे यार रामगुप्त कितना निकम्मा व्यक्ति, अपनी पत्नी को भेज दिया। लेकिन इधर जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो कुछ लोग भागे भागे आए और अंदर आके सब है ना वो कहा, न्यूज दी कि रुद्र देवी यहीं पर है, कहाँ है पता नहीं पर सुरक्षित है। वहां पर तो जाने वाले कोई महिला गई भी नहीं थी, वहां तो चंद्रगुप्त सेकंड गया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है वो शक शासक रुद्रसिंह थर्ड की हत्या कर दी। बाकी वाले शक है उनको सबको खाके शाकाहारी बन गया है। तो चंद्रगुप्त सेकंड एकदम से ही जो है वो प्रजा के बीच में हीरो बन गया था। हीरो नहीं, सुपर डुपर हीरो। ये मैसेज जो है वो आग की तरफ फैल गया। तो सारे लोग चंद्रगुप्त सेकंड और उसके साथियों की जो है वो वेलकम करने के लिए तैयार हुए। वेलकम करने के लिए तैयार हुए तो भयंकर भीड़ और जमावड़ा हुआ। और चंद्रगुप्त सेकंड जैसे ही पहुंचता है गेट के आगे, तो लोगों ने जो चंद्रगुप्त सेकंड के वेलकम के नारे लगाए, और तो ये चंद्रगुप्त सेकंड को भी लगा यार ये ठीक है। इधर रामगुप्त को जब पता लगा कि मेरे ऑर्डर के बिना युद्ध हुआ है और ध्रुव देवी को सब है ना भेजा ही नहीं, तो ये भी तिलमिला गया। लेकिन अब जनता की नजर में हीरो है वो कौन है? केवल एक ही हीरो है। और चंद्रगुप्त सेकंड वहां से जनता से पूरी वो जो पब्लिक अमात्य वगैरह से मिलने के लिए रामगुप्त के पास में जाता है सबसे लास्ट में। तब रामगुप्त एकदम से इसकी पॉपुलैरिटी देख के थोड़ा डर तो गया ही था, पर रामगुप्त ने फिर भी कहा तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे ये है ना बिना ऑर्डर के। तभी चंद्रगुप्त कहता है कि भैया जब आपका ऑर्डर इतना बुरा था तो मैं आपसे क्या ही परमिशन मांगता, इसलिए जो भी मुझे अच्छा लगा वो मतलब मैंने किया। और आपका क्या ये डिसीजन था इतना वाहियात सा घटिया सा? रामगुप्त के फिर भी एक बात ध्यान रख, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मैं यहाँ का महाराजा धीराज हूँ। तब चंद्रगुप्त सेकंड को लगा यार मौके पे ठीक है, मौका है आज, पूरी पब्लिक अपने फेवर में, अमात्य अपने फेवर में, इस मौके पे चौका मारते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड कहता है कि भैया अभी आपके पास आधी जानकारी है कि मैंने रुद्रसिंह थर्ड को मारा है, और सेकंड नंबर इंफॉर्मेशन आपकी भी, आप अब यहाँ के सम्राट हो, नो एनी मोर करके तलवार निकाली और राम सिंह की भी, इसका रामगुप्त की भी हत्या कर दी। और इस प्रकार से जो नया शासक बनेगा वो कौन बनेगा? चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये थी ध्रुव देवी। तो साहब इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त की हत्या कर दी। रामगुप्त की हत्या करने के बाद में खुद जो है वो महाराजा धीराज बन गया, और उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ने खुद ने जो है ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड की लाइफ जो है क्या है सेटल हो गई थी एकदम से। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड है ना मन ही मन इसको कहता था रुद्र सिंह थर्ड को कि थैंक यू यार भाई, तू आया सब कुछ ही अच्छा हो गया। तू मतलब नहीं आता आया, मतलब आया होता तो अपन के खेतों में बैठे है ना वो कहीं पे रोटियां सेक रहे होते, वरना तू आया और तूने ऐसे हालात पैदा किए कि इस कारण से मुझे सब है ना तुझे भी मारना पड़ा, भैया को भी मारना पड़ा, और फिर ध्रुव देवी जो इतनी सुंदर थी उसे शादी करने का मौका भी मिला। तो इसलिए कहते हैं अब आएगा सब सत्ता में चंद्रगुप्त सेकंड। कौन आएगा? चंद्रगुप्त सेकंड।